दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम को एक अलग ही अंदाज में करते हैं, जी हाँ, जिससे उनकी हर तरफ वाहवाही होती है। अभी दीपावली का त्यौहार है और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वे हर साल अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला चौकी पहुंचकर सैनिकों संग दीपावली मनाई और बॉर्डर पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दीपावली पर अयोध्या में दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना है। जी हां, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 6,06,569 दिए जलाकर योगी सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने अयोध्या में दीपोत्सव को देखा। इस दौरान 6,06,569 मिट्टी के दिए जलाए गए। जी हाँ, इस तरीके से अयोध्या ने ऐसे भव्य आयोजन के मामले में अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए सभी राम भक्तों तथा सभी अयोध्या वासियों को बधाई दी है और कहा है कि अगले साल ये रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। दोस्तों भारत में यदि कोई एक बार सरपंच या फिर मुखिया भी बन जाए तो फिर उसके ठाठ की कमी नहीं होती है। जी हाँ, सरपंच या मुखिया बनने वाला व्यक्ति साल भर के अंदर ही पैदल से कार का सफर तय कर लेता है। वहीं अपने 5 साल का टर्म पूरा होते होते हुए लाखों रुपए के चल अचल संपत्ति अर्जित कर लेता है, यानी कि बना लेता है। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ ऐसे भी नेता हैं जो विधायक बनने के बाद पहले की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं नेताओं में से एक नाम है महबूब आलम का। ये अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध है, यानी कि जाने जाते हैं। जी हाँ, यही वजह है कि विधायक रहने के बाद भी ये अभी तक अपना पक्का मकान नहीं बनवा सके। जानकारी के मुताबिक महबूब आलम बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। महबूब आलम बलरामपुर सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। खास बात यह है कि महबूब आलम ने इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता है। लेकिन 4 बार विधायक चुने जाने के बाद भी अपने पास आज तक कोई पक्का मकान तक नहीं हो सका। वे आज भी कहीं जाते हैं तो पैदल ही चले जाते हैं। जी हाँ, उसके पास ना कार है ना मोटरसाइकिल। कहा जा रहा है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे 81% विधायक करोड़पति हैं। उनके बीच महबूब आलम ऐसे विधायक हैं जिनके पास एक पक्का मकान तक नहीं है। जी हां, ऐसे में वे इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में कल यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया। जहां इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और पंडित नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था। इसलिए इस खास मौके पर आज हम आपको बच्चों के बैंक खाते से जुड़े एक खास जानकारी दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए बैंक में खाता खोल सकते हैं। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों के लिए खास तरह के बैंक खाते खोलते हैं। जी हाँ, इनमें मिनिमम बैलेंस का भी झंझट नहीं है। साथ ही इसमें खाता खोलने पर आपके बच्चों को उसकी फोटो छपा एटीएम कार्ड भी मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहला कदम और पहली उड़ान स्कीम के तहत बैंक 5,000 रुपए निकालने और इतने रुपए की शॉपिंग करने की सुविधा देता है। साथ ही बैंक बच्चों की फोटो लगा हुआ एटीएम कार्ड भी इशू करता है। यह कार्ड आवासीय और अभिभावक के नाम से जारी किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दीपावली उत्सव के बाद कभी भी ये किया जा सकता है। पिछले महीने भाजपा के संगठन में बदलाव के बाद से फेरबदल को लेकर राजधानी दिल्ली में चर्चा गर्म है। जी हां, पार्टी में कम से कम 4 महासचिवों को हटाए जाने से हलचल मच गई थी और अब रिपोर्ट यह आई है कि कैबिनेट फेरबदल से कईयों को झटका लगने वाला है। वर्तमान में प्रधानमंत्री सहित 22 कैबिनेट मंत्री हैं। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों की यह संख्या अब तक की सबसे कम है। अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर बादल, शिवसेना के अरविंद सावंत के बाहर जाने तथा रामविलास पासवान के इस दुनिया के चले जाने से स्थिति थोड़ी कठिन हो गई है। दोस्तों इंटरनेट पर एक खबर वायरल हो रही है कि भारत सरकार देश के हर परिवार को 10,000 रुपए दे रही है। जहां वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि पीएम फंड के तहत सरकार हर परिवार को पैसे दे रही है। भारत सरकार के अधिकारी के ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि यह खबर बिल्कुल फर्जी है, इसलिए ऐसी खबरों से दूर रहे। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार पीएम फंड के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए प्रदान कर रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पैसे प्रदान करने के लिए अपने खाते में के
टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और इसे अपने परिवार के नंबरों पर भी साझा करें। पीआईबी ने इस वायरल हो रहे पोस्ट को फर्जी पाया है। जी हां, पीआईबी ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है और न ही पीएम फंड जैसा कोई भी फंड मौजूद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए बिहार में जीतकर भी हार गई। जी हां, वर्ष 2017 के बाद भाजपा कभी भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा विशुद्ध से राजनीति की नई परिभाषा करने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें बहुत वक्त तक जिंदा रहती है। कोरोना के इस संकट काल में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, अब खाने के तेल की महंगाई ने चिंताएं बढ़ा दी है। तेल कारोबारियों की माने तो दीपावली के बाद अब तेल के दाम 160 के पार जा सकते हैं। जी हां, 160 रुपए किलो मिल सकते हैं। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, तेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जी हां, वही ब्लेंडिंग यानी कि मिलावट बंद होने के चलते प्योर सरसों का तेल से इस रेट में कोई भी मुनाफा नहीं निकल रहा है, इसलिए रेट बढ़ाना मजबूरी होगी। यह वही इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पर भी पड़ रहा है। साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा है कि साल 2022 तक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जी हां, उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर इसके लिए बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुनव्वर राना ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए कहा कि आप कुत्ता पालते हैं, उसे खीर देते हैं और वह आपकी रजामंदी से खीर खाता है, लेकिन यहाँ तो कुत्ता बिना किसी के रजामंदी के खीर खा गया। जी हाँ, मुनव्वर राना ने कहा है कि ओवैसी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि वह मुसलमानों का राणा सांगा है, मुगलों को राणा सांगा ने बुलाया था, उसी तरीके से 1.5 साल के अंदर ही बंगाल भी चला जाएगा बीजेपी के पास। जी हाँ, वह वहां भी यही करेगा जो बिहार में किया है। मुनव्वर राना ने ट्वीट किया जिसमें वह ओवैसी की जीत को बिहार की हार से जोड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, आपने आम के पेड़ तो अवश्य देखे होंगे, लेकिन क्या ऐसा पेड़ भी देखा है जिस पर एक नहीं बल्कि 45 किस्मों के आम लगेंगे? जी हां, चौंकी नहीं, ये सच है। देहरादून के सर्किट हाउस के अलावा मुख्यमंत्री आवास में आम के 100 साल पुराने पेड़ों का जीर्णोद्धार करके उन पर आम की अलग अलग किस्मों की ग्राफ्टिंग की गई है। ये ठीक से बढ़ रहे हैं और भविष्य में इन पेड़ों पर अलग अलग किस्म के आम नजर आएंगे। यही नहीं, इन प्रयोग से उत्साहित उद्यान महकमे ने आम के एक पेड़ पर 200 प्रजातियों की ग्राफ्टिंग करने का निर्णय लिया है। दरअसल राज्य के उद्यान सर्किट हाउस के अलावा उससे सटे मुख्यमंत्री आवास में आम और लीची के 100 साल से अधिक पुराने पेड़ हैं। इन पेड़ों का जीर्णोद्धार करके दोबारा से उन्हें जमा किया गया है। इसके साथ ही आम के ऐसे पेड़ों पर नया प्रयोग करने का निश्चय किया गया है जिसके तहत जीर्णोद्धार के बाद पेड़ों पर फूटने वाले कल्लों पर आम की विभिन्न किस्मों की ग्राफ्टिंग की गई है। राजधानी पटना में स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायकों ने सर्वसम्मति से भागलपुर सीट से विजय अजीत शर्मा को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देश के अनुसार विधायकों के साथ चर्चा की गई और फिर अजीत शर्मा के नाम पर फाइनल मोहर लगी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिसंबर महीने तक कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट में पार्टनर है। इसी बीच आपको बता दें कि देश में कोरोना के 50,000 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, केरल, बंगाल जैसे कुछ राज्यों में संक्रमण में तेजी से नए मामले बढ़ने लगे हैं। जी हां, शुक्रवार को 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि 70,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात काबू में नजर आने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में जैसे तैसे एनडीए बहुमत तो पा लिया गया। जी हां, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनाव परिणाम कई मायने में निराशाजनक रहा। जी हां, जिस बात से जेडीयू सबसे ज्यादा निराश है वो ये है कि जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम विधायक का नहीं जीत पाए। जी हां, इस बात की कसक जेडीयू नेताओं की बातों से साफ झलक रही है। जी हां, रह रहकर जेडीयू के नेताओं की बातों में यह दर्द भी छलक रहा है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में अपना दर्द का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर
क्यों कोई किसी के विकास के लिए काम करेगा। जितना काम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, फिर भी मुस्लिम समुदाय ने ऐसा क्यों किया पता नहीं। जी हां, आपको बता दूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। आरजेडी के टिकट पर सबसे ज्यादा 8 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 5 मुस्लिम विधायक एआईएमआईएम से चुने गए हैं। जहां इसके अलावा कांग्रेस के 4 सीपीआई माले से एक बसपा के टिकट से जीत हासिल की है, जबकि जदयू से एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं चुना गया। जहां वही 2015 के चुनाव में आरजेडी से 11, कांग्रेस से 7, जदयू से 5 और सीपीआई माले से 1 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां यहां पटाखा बेच रहे युवक को पुलिस ने न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि घसीट कर गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। जहां इस दौरान पिता को बचाने के लिए छोटी बच्ची पुलिस के सामने गिराती हुई नजर आ रही, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। जहां लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। पिता को बचाने के लिए बेटी ने पुलिस की गाड़ी पर कई बार अपना सिर भी मारा, जहां लेकिन तब भी पुलिस वालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बेटी बार बार चिल्लाती रही, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही आला अधिकारी हरकत में आए और पटाखा बेच रहे युवक को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। एनडीए द्वारा बिहार फतेह के बाद अब सरकार गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। जहां इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दीपावली और छठ के बीच मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। वहीं नए मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे, इस पर अभी भी एनडीए के सभी दलों के बीच मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी के बदले बीजेपी की ओर से कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश की गई है। वर्ष 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर जदयू और भाजपा आपस में भिड़े थे, उनमें 57% वोटों पर इस बार दोनों ने मिलकर कब्जा किया है। जहां पिछली बार ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी, इस बार दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में उन 50 सीटों पर जदयू और भाजपा के उम्मीदवार आपस में टकराए थे और एक दूसरे को मात दिए थे। जहां इस बार दोनों एनडीए के अंग थे। जहां पिछले चुनाव में जदयू महागठबंधन का हिस्सा था, इस बार दोनों साथ मिलकर लड़े तो उन 50 में से 28 सीटों पर जदयू और भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस 28 में से जदयू 15 और 13 भाजपा ने जीती है। जहां वही बचे हुए 21 सीटें महागठबंधन की झोली में गई। इन 21 में राजद को 12, कांग्रेस को 3, माले को 4 तथा बसपा और एमआईएम को 1-1 सीटें मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उनको देखकर पता चलता है कि बिहार में स्वर्ण वोटरों ने बीजेपी को खास तौर पर लाभ पहुंचाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखने के बाद पता चलता है कि इस बार हर 4 विधायक में से एक स्वर्ण विधायक बना है। जहां इसके साथ ही अब की बार यादव, कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के विधायक पहले से कम हुए हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन इस बार जेडीयू के लिए कोई खास नहीं रहा है, लेकिन स्वर्ण वोटरों के लिए यह सियासी समीकरण फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि स्वर्ण समुदाय से इस बार विधायक की संख्या बड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सबसे अधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी बीजेपी रही। इसको देखते हुए बीजेपी ने बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव को बिहार से इस पद पर बनाए रखा। जहां इसके अलावा गुजरात का भी प्रभारी बनाया गया है। जेपी नड्डा ने नए प्रदेश प्रभारियों को नियुक्त किया है। मोतिहारी से बीजेपी के सांसद और राधा मोहन सिंह को बीजेपी ने यूपी का प्रभारी बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नए सरकार के गठन की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आरजेडी ने ट्वीट करके चुनाव आयोग और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जी हां, आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि हार से दुखी होना एक बात है, पर अपने ही नियम और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने वाला चुनाव आयोग और उसे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जैसे तैसे करके जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरीके से असंतुष्ट और क्रुद्ध होना दूसरी बात है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साधा है। जी हां, संजय राउत ने कहा है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो आज भी मेरे मन में सरकार की स्थिरता को लेकर शंका है। बहुत ही कमजोर बहुमत है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से युद्ध को जीत लिया है वह काबिल तारीफ है। ठीक है, आंकड़ों में नहीं जीता है, लेकिन बिहार की रणभूमि पर युद्ध के असली हीरो तेजस्वी यादव हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी शिवसेना सांसद संजय राउत ने
राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा की थी। जी उन्होंने कहा कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संजय राउत ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वे मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जैसा एक बड़ा चेहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं को तेजस्वी को मुकाबला को कड़ा बनाने के लिए बधाई देना चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। उन्होंने अपना इस्तीफा उन्हें सौंपकर मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। जी हां, बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। नीतीश के इस्तीफा देने और राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ ही बिहार में अब नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने उन्हें एनडीए की नई सरकार को गठन होने तक केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम जारी रखने को कहा है। बिहार चुनाव के परिणामों के बाद जहां एनडीए की ओर से नई सरकार बनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू है। महागठबंधन को लगता है कि अब भी उनके पास सरकार बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। अगर उनके पुराने साथी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो फिर बात बन सकती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रही तमाम अटकलों पर तब विराम लग गया जब इन दोनों नेताओं ने ऐसी किसी भी संभावना को साफ इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे। वही विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी साफ साफ कहा है कि पहले तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था और अब मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन ऑफ मल्ला फंसना नहीं फंसाना जानता है। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ धोखा किया है, तब जाकर उनको बीजेपी के साथ आना पड़ा और एनडीए में शामिल होकर 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जंग में हारे हुए मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्चर्यजनक सवाल पूछा है और कहा है कि भाई आप कैसे हार गए, कहां गड़बड़ी हो गई। इसके बाद मंत्रियों ने पूरी बात मुख्यमंत्री को बताई। अपने हार के बारे में मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने 1-to-1 बात की। जहां भाजपा कोटे के जो मंत्री जीतकर आए हैं, उन्होंने भी जदयू प्रदेश कार्यालय में देर शाम मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शाम 6 बजे के करीब मुख्यमंत्री जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे और 2.5 घंटे तक लोगों से मिलते रहे। जी हां, चुनावी जंग में हार गए 3 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से भेंट की है। इनमें कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, संतोष निराला और रमेश ऋषिदेव शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हार का बड़ा कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। जी हां, इस चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से मात्र 19 सीट ही उनके खाते में आई। इसको लेकर एक न्यूज चैनल के शो में बहस हो रही थी। जी हां, इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी नेता संबित पात्रा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस से पूछकर असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए। जी हां, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अभी दुबे ने कहा है कि कोई कांग्रेस तय नहीं करती है कि ओवैसी कहां से लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तय कर लेते हैं कि ओबीसी जी कहां से लड़े। ओबीसी तेलंगाना की सरकार से गठबंधन में है और वे सीए के साथ हैं। जी हां, सिर्फ मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में उन्हें मोदी जी चुनाव लड़वाते हैं। देश को इनका गठजोड़ समझ में आना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बिहार की सरकार महागठबंधन से चुराई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य और देश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। जी हां, अपने शुभकामना संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपों का यह महापर्व प्रदेश में प्रेम और सद्भाव के साथ ही सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी शुभकामना संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, ट्रेन का परिचालन भले ही नियमित ना हुआ हो, लेकिन रेलवे ने पूजा स्पेशल के नाम पर भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 5 जोड़ी ट्रेनें चला रही है। जी हां, शनिवार को भागलपुर से आनंद विहार के लिए 2 पूजा स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हुई। दीपावली होने की वजह से एसी क्लास से लेकर स्लीपर क्लास में सैकड़ों सीट खाली रह गई। पर्व की वजह से भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही। जी हां, विक्रमशिला एक्सप्रेस में भी अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम रही। वही डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल में यात्रियों की भीड़ दिखी। जी हां, हावड़ा से जमालपुर के बीच चल रही सुपर एक्सप्रेस में भागलपुर के सैकड़ों परिवार दिवाली में घर पहुंचे।
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इस बीच नए मंत्रिमंडल को लेकर भी अब चर्चा प्रारंभ हो गई है। जी हां, एनडीए की फिर से सत्ता में वापसी के बाद इतना तो तय हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर से नीतीश कुमार काबिज होंगे, लेकिन इस बार उनके मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होंगे। पिछली बार की तुलना में इस चुनाव में भाजपा जहां अधिक सीटें जीती है, वहीं जेडीयू की सीटों में गिरावट आई है। इस कारण तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इस बार भाजपा का दबदबा रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्लूरल्स पार्टी चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी को बांकीपुर और बिस्फी दोनों ही सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां दोनों सीट पर वे अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। आज उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने हार पर अफसोस जताया है। जहां पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा है कि आज सुबह हो गई, पर बिहार में सुबह नहीं हुई है। मैं बिहार वापस एक उम्मीद के साथ आई थी कि मैं अपने बिहार और अपने बिहार वासियों की जिंदगी अपने नॉलेज, हिम्मत, ईमानदारी और समर्पण के साथ बदलूंगी। जहां मैंने बहुत ही कम उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर ये पथरीली रास्ता चुना, क्योंकि मेरा एक सपना था बिहार को पिछड़ेपन और गरीबी से बाहर निकालने का। बिहार के लोगों को एक ऐसे इज्जतदार जिंदगी देना जिसके वे हकदार तो हैं, पर जिसकी कमी की उन्हें आदत हो गई है। जी हाँ, बिहार को देश में वह प्रतिष्ठा दिलाना जो उसे सदियों से नसीब नहीं हुई है। मेरा सपना था बिहार के गरीब बच्चों को वैसे स्कूल और विश्वविद्यालय में देना जैसा मैंने पढ़ाई की है। जी हाँ, जैसे मैं गांधी, बोस, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, मजहरुल हक और जेपी लोहिया जैसे असली नेताओं ने पढ़ाई की थी, उसे इसी वर्ष 2020 में देना, क्योंकि बहुत समय तेजी से बीत रहा है और दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। आज वह सपना टूट गया है। 2020 के बदलाव की क्रांति विफल रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।